नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। और आज पुलवामा हमले की बरसी है। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बहादुर नायकों को याद कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पुलवामा हमले की आज बरसी है और पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बहादुर नायकों को याद कर रहा हूं, पीएम मोदी ने कहा है। 14 फरवरी यानी कि आज का दिन भारत के इतिहास में एक बेहद ही दुखद और दर्दनाक घटना के रूप में दर्ज है। ये घटना भले ही 7 साल पुरानी हो, लेकिन इसका जख्म आज भी देशवासियों के दिलों में ताजा है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर बड़ा आत्मघाती हमला किया था और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली थी। और इस हमले में कम से कम 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और आज भी 14 फरवरी को देश शहीद जवानों को याद करता है। आज उनकी बहादुरी को नमन करते हैं और ये दिन हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने और देश की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने को याद दिलाता है। पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि 2019 में आज के दिन पुलवामा में अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर नायकों को याद कर रहा हूं। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि असम के दौरे पर पीएम मोदी और 540 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। हाईवे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग देखेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आने वाले समय में असम में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिसको देखते हुए ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम को तोहफा भी देंगे। 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी आज असम के दौरे पर है और अपने दौरे की शुरुआत में वो डिब्रूगढ़ के पास मुरान बाईपास स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से करेंगे, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपनी तरह से पहली सुविधा है। प्रधानमंत्री को लेकर विमान इसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरेगा और पीएम मोदी की मौजूदगी में इसी लैंडिंग फैसिलिटी पर राफेल और सुखोई एक स्पेशल एरियल डेमो भी करेंगे और इसमें विमान हाईवे से लैंडिंग और टेक ओवर भी दिखाए जाएंगे। डेमो करीब 30 से 40 मिनट का होगा। पिछले 3 महीने में पीएम मोदी का ये तीसरा असम का दौरा है। राज्य में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। असम में 2016 से लगातार 2 बार एनडीए की सरकार बनती आ रही है और इससे पहले 2001-2016 तक कांग्रेस की सरकार थी। मोरान एयर स्ट्रिप NH 127 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से में ये बनाई गई है और ये भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सेना और सिविल विमान दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और ऐसे में ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आने वाले चुनाव के लिए भी बेहद खास होगा और इस दौरान कई दिग्गज असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौके पर मौजूद रहेंगे और ये दौरा बेहद ही खास है क्योंकि कुछ ही समय बाद असम में चुनाव होने वाला है। तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदल गया है। नरेंद्र मोदी ने नए पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया है। पीएम ऑफिस अब तक साउथ ब्लॉक में था और पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतें ब्रिटिश शासन की हुकूमत की प्रतीक थी। ये भवन ब्रिटिश के महाराज की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम था। हमें गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलना बेहद ही जरूरी था। पीएम मोदी ने कहा है कि दिल्ली की इमारतों में ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह भरे पड़े हैं। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए, यहाँ उनके लिए कोई भी स्मारक नहीं था। 2014 में देश ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता और नहीं चलेगी और हमारे इन फैसले के पीछे हमारी सेवा भावना है। आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी।
इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। आजादी खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। मिशन 2027 रणनीति पर मंथन है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जेपी नड्डा बैठक करने जा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बैठक को करेंगे संबोधित और मिशन 2027 रणनीति पर होगा मंथन। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में आज देहरादून में होने वाली पार्टी की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक में मिशन 2027 के लिए चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन होने के बाद से कोर कमेटी की ये पहली बैठक है और इस अवसर पर आगामी संगठन गतिविधियों को लेकर भी विचार विमर्श होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि कोर कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने की कार्य योजना पर विमर्श होगा। साथ ही वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जाएगी और ऐसे में आज बैठक होने वाली है। आगामी चुनाव को देखते हुए ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक है। जेपी नड्डा मौके पर मौजूद रहेंगे। खबरों की माने तो सीएम धामी भी इस बैठक में रहेंगे। मिशन 2027 का आगाज करने जा रही है बीजेपी और ऐसे में इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ संदीप चौधरी जी, और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये बैठक देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी, वो संबोधित भी करेंगे। कितना खास होगा मिशन 2027 के लिए ये बैठक, संदीप जी? देखिए अनीता जी, जिस तरीके से जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अब उनको जिम्मेदारी उत्तराखंड की दी गई है, वो उत्तराखंड जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के संगठन में एक नई ऊर्जा का संचार करना उनका मकसद होगा और किस तरीके से जो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें विजय पताका फिर से फहराई जा सके, और इस चीज पर विशेष ध्यान रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक तरीके से अपनी चुनावी तैयारियों में 2027 के लिए लग चुकी है, जिसका आगाज आप समझ सकते हैं कि जिसका आगाज जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में तमाम मंत्री जो है मौके पर मौजूद रहेंगे, तो क्या जीत का मंत्र देने जा रहे हैं जेपी नड्डा? देखिए बिल्कुल, जेपी नड्डा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने बीजेपी का काफी विस्तार किया। काफी ऐसे राज्यों में जहां कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी वहां पर बीजेपी की सरकार बनवाई और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार रिपीट कराई। तो जेपी नड्डा के दौरे से जहां सरकार में एक एनर्जी का संचार होगा और संगठन में एनर्जी का संचार होगा, नए लोगों को नई दायित्व मिलने पर मंथन होगा और किन लोगों को टिकट दिया जा सकता है, किनका टिकट काटा जा सकता है और किस तरीके से अभी आगे सरकार को काम करना है, उन सभी पहलुओं पर मेरे ख्याल से जेपी नड्डा लोगों के साथ बीजेपी उत्तराखंड के साथ चर्चा करेंगे। बिल्कुल, यानी कि अभी से 27 की तैयारी कह सकते हैं कि मिशन 27 पर बीजेपी पूरी तरह से लग गई है। कितना, अगर मैं बात करूं बैठक में क्या क्या बातें हो सकती है, क्योंकि आए दिन वहां पर ज़्यादा जो है भूस्खलन को लेकर भी क्या बातचीत हो सकती है? देखिए अनीता जी, कई चीजों को लेकर के बातचीत हो सकती है। किस तरीके से उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से सरकार की इमेज को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से सरकार के जो काम है, जो सरकारें काम करती है, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती है, उनका जो लोगों तक पहुंचाने का प्रोग्राम हो वो किस तरीके से चलाया जाए, संगठन के माध्यम से किस तरीके से चलाया जाए, सरकार के माध्यम से किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से संगठन और सरकार में आपसी सामंजस्य बैठाया जाए, ये सब चीजें मैटर करती है। संगठन में जो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और किन नए लोगों को ये मूल मंत्र दिया जाता है कि आपको इस बार सरकार विचार कर रही है, आपका काम बहुत अच्छा है और आपको इस बार टिकट भी मिल सकता है। तो इन सब चीजों से जहां नेताओं के अंदर एक एनर्जी का संचार होता है, नई जोश भर दिया जाता है। तो ऐसे में संदीप जी कह सकते हैं, जोश भरते हैं, संदीप जी कह सकते हैं कि धरातल पर पहुंचने के लिए बीजेपी अभी से जुट गई है।
जी बिल्कुल, मैं ये बात कह सकता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो 24/7 एक्शन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है और इनकी तैयारियां कभी कम नहीं होती है। उसी का एक हिस्सा अब आने वाले समय में आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, इसके बाद कभी भी आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, पंजाब में देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म होंगे उसके बाद 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, वो पाइपलाइन में है और बीजेपी उसकी तैयारियों में जुट चुकी है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी। धन्यवाद। बता दें कि ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मिशन 2027 पर बीजेपी अब आगाज करने जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की ये आज बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा लोगों को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में ये बैठक जो है आगामी चुनाव को लेकर बेहद ही खास मानी जा रही है। तो वहीं पायलटों के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से जुड़े नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। नए नियमों के तहत बार बार उल्लंघन करने वाले पायलटों को लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। एविएशन सुरक्षा नियामक यानी कि नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय यानी कि DGCA ने ये कदम उठाया है। खबरों की माने तो संशोधित नियम 9 फरवरी से लागू हो गए हैं और इसके तहत भारत में उड़ान भरने वाले विदेशी पायलटों को FATA यानी कि फॉरेन एयर क्रू टेम्परेरी ऑथराइजेशन भी रद्द कर दी जाएगी और अगर वो प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब पीने के दोषी पाया जाता है तो ऐसे मामले में उन्हें दोबारा अनुमति नहीं दी जाएगी। नए प्रावधान के अनुसार अगर कोई पायलट उड़ान से पहले 3 बार ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। पिछले साल सितंबर में DGCA ने क्रू मेंबर्स के लिए उड़ान से पहले और बाद में मेडिकल जांच की प्रक्रिया से जुड़े सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। तो वहीं बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने 3 मामले में बेल दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया है कि जब भी मामले की सुनवाई होगी तो उन्हें उपस्थित रहना होगा। जेल से बाहर आने के बाद से पप्पू यादव ने कहा है कि सच बोलना इतना तकलीफदेह होगा कि कोर्ट और थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता है कि प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। सरकार में ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने बदमाशी की है। एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता और एक पूर्णिया के नेता की ये साजिश थी। बता दें कि हत्याकांड में जो एनकाउंटर हुआ वो गलत बच्चे का हुआ। हमें वो गवाही मिल गई है। बच्चों की 4 बजे निकाल कर गोली मारी गई और मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और केस लड़ूंगा। नीट की बच्ची की लड़ाई में ये लड़ाई रुकने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने भी हमारा समर्थन किया मैं उनका ऋणी हूँ। मुझे मरवाने की भी कोशिश की गई है। बता दें कि पप्पू यादव बाहर निकले हैं और इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कई तरह के बड़े बयान भी दिए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। सरकार में एक आध लोग हैं जो बदमाशी किए हैं और मैं लोकायुक्त को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, UN को, स्पीकर महोदय को, मैं यहाँ के SSP जिस पर मैं पहले भी प्रिविलेज किया था, इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी। मैं किसी इंस्पेक्टर और थाना का दोष नहीं दूंगा। इसमें सीनियर SP दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह और 1-2 बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, 2 नेता और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी। बहुत ज्यादा गहरी साजिश थी। ये नहीं। तो वहीं बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार के 11 प्रमुख जिलों में ग्रामीण SP के कार्यक्षेत्र और उनके अधिकारों को
पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। साल 2022 में इन पदों के सृजन के बाद से अब जाकर ये तय हुआ है कि कौन सा अनुमंडल और कौन सा थाना किस अधिकारी के अधीन रहेगा और इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावित और समयबद्ध बनाना है। और इस नई समस्या के तहत ये नई व्यवस्था के तहत किया गया है, जिसमें रोहतास है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर, पूर्णिया जैसे बड़े जिलों के ग्रामीण इलाकों के थानों की कमान अब सीधे ग्रामीण एसपी के हाथों में होगी। उदाहरण के लिए गया के ग्रामीण एसपी अब 33 थानों की निगरानी करेंगे, जबकि रोहतास में 28 और मुजफ्फरपुर में 24 थाने इनके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। और इसी तरह बेतिया, दरभंगा, सारण, बेगूसराय, मुंगेर और सहरसा में भी थानों और अनुमंडलों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है, ताकि प्रशासन कामों में किसी तरह का भ्रम जो है वो ना रहे। ग्रामीण एसपी को अब पहले से अधिक पावरफुल बनाया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत गोरखपुर में आयोजित सामाजिक सद्भाव गोष्ठी को प्रभावित और व्यापक बनाने के उद्देश्य से संघ के संघ के जो चालक हैं यानी कि मोहन भागवत आज गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है 14 से 16 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए स्वयं सेवकों के साथ प्रतिबद्ध वर्ग के मार्गदर्शन करेंगे और संघ प्रमुख के सभी कार्यक्रम जो है वो तारामंडल क्षेत्र में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षण गृह में होगा। और इस दौरान मोहन भागवत संघ के कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे। जानकारी के अनुसार जो मोहन भागवत हैं अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में दौरा जो है वो गोरखपुर जिले में विभाग और प्रांतीय कार्यकारिणी के लोगों के साथ बैठक भी करेंगे और इसके साथ ही शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा और योजना रचना पर चर्चा भी करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौरक्षक प्रांत के प्रचार विभाग में बताया गया है कि 15 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में पूरे प्रांत से विभागीय जाति वर्ग और सामाजिक सद्भाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख सामाजिक लोग भी इसमें शामिल होंगे। वहीं प्रवास के अंतिम दिन मोहन भागवत जो है यानी कि 16 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और शाम को गोरखपुर से वो रवाना होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि आज की दुनिया में ये तय करना मुश्किल है कि आपके दोस्त कौन है, सहयोगी कौन है, विरोधी या फिर दुश्मन कौन है। जनरल चौहान पुणे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी को लेकर धारणा भरोसे के लायक नहीं रह गई है। सीडीएस चौहान ने कहा है कि आजकल रणनीतिक गठबंधन लचीले और लेन देन पर निर्भर हो गए हैं। भारत की जरूरत पड़ने पर अकेला काम करने के लिए वो तैयार रहता होगा। ये तैयारी मानसिक संरचनाओं और भौतिक तीनों ही स्तर पर होनी चाहिए। सीडीएस ने कहा है कि वैश्विक सुरक्षा वातावरण तेजी से बदल रहा है और इसमें अनिश्चितता बढ़ी है। उन्होंने जबरन राष्ट्रवाद और आर्थिक हथियारीकरण का जिक्र भी किया, जहां पर व्यापार, सप्लाई चेन, तकनीकी तक पहुंचा और अहम संसाधनों का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव के औजार के रूप में किया जा रहा है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की सबसे अच्छा ये कदम होगा और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी प्रशासन तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके साथ ही सैनिकों से मुलाकातें भी हो रही हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा है कि इस्लामिक धार्मिक शासन को हटाने का विचार बेहद ही सकारात्मक होगा। उन्होंने कहा कि 47 साल से वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छा हो सकता है और इसी बीच उनकी बातों में हमने बहुत सी बातें और जानें भी गंवाई है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इसी बीच शक्ति भी आ चुकी है और जैसे ही आप जानते हैं कि अतिरिक्त शक्ति और अन्य वाहक भी जल्द ही भेजे जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये मीडिया से रूबरू होते हुए कई तरह के बयान दिए हैं। They've already started. It seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could get it settled for once and
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।